हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज की वीडियो में मैं दो चीजों के बारे में बात करूं। पहली है इम्तियाज अली की नई फिल्म मैं वापस आऊंगा। ये फिल्म मेरे यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक अवेलेबल नहीं थी अपने रिलीज के बाद, बट सिंस अब इसके शोज बढ़ गए हैं तो मेरे को भी एक शो मिल गया एंड आई वॉच्ड इट। और साथ ही मैं बात करूंगा एक नए वेब शो की जो स्ट्रीम हो रहा है MX प्लेयर पे और साथ ही Amazon प्राइम पे, और इस शो का नाम है मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी। इंडिया इज रेडी फॉर टाइटन। तो इस फिल्म और इस वेब शो, इन दोनों चीजों के बारे में आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो ये वीडियो होगी लंबी और थॉट्स होंगे पोलराइजिंग, हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट बोथ दीज थिंग्स आज ऑनेस्टली सेइंग। तो पहले बात करते हैं इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा की। सो आई वुड वांट टू स्टार्ट दिस रिव्यू बाय सेइंग दिस। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपनी पेसिंग के चलते और अपने एक्सटेंडेड रन टाइम के चलते आपका पेशेंस टेस्ट करती हैं, लेकिन कई बार एक ऐसी फिल्म के आखिरी तक, क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते यू एंड अप रियलाइजिंग अ फैक्ट कि ये फिल्म आपका पेशेंस टेस्ट नहीं कर रही थी, बल्कि ये फिल्म आपकी अटेंशन डिमांड कर रही थी। और अटेंशन के साथ साथ ये फिल्म डिमांड कर रही थी आपकी तसल्ली और आपका सब्र, और वो भी एक ऐसे वक्त पर जहां पे कितनी भी बड़े पर्दे पे कितनी भी बड़ी फिल्म चल रही हो हमारे सामने, हम जेब से फोन निकाल के स्क्रोलिंग में लग ही जाते हैं। आज के टाइम पे बॉलीवुड में बनने वाली रोमांटिक फिल्में एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हो चुकी हैं कि ऑडियंसेस को भी इन रोमांटिक फिल्मों में प्यार जल्दी जल्दी होता देखने की आदत पड़ गई है। एक ऐप पे लड़का लड़की मिलते हैं, जल्दी जल्दी उनके बीच सब कुछ होता है और फटाफट रोमांस होके कब फिल्म खत्म हो जाती है आपको ये अब्सॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिलता, और फिर आपको लगता है कि यार ये तो एक रन ऑफ द मिल रोमांटिक फिल्म। नाउ ऑल्दो इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि रियल लाइफ ऑन ग्राउंड आजकल यही होता है, लेकिन समवेयर डीप इनसाइड ऑल ऑफ अस सबकॉन्शियसली लॉन्ग फॉर दैट वन काइंड ऑफ लव, जिसमें ठहराव हो, जो अपना वक्त लेके आगे बढ़े, और जिस रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा वेटेज हो एक चीज की, और वो है प्रॉमिस, कि अगर एक बार हाथ थामने का वादा कर दिया तो उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही प्यार और उस प्यार में करे गए वादे की कीमत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है मैं वापस आऊंगा। ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है। ये फिल्म एंड स्पेशली द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिल्म बहुत सारे लोगों को बहुत ही स्लो पेस्ड और बोरिंग लग सकती है, लेकिन लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर है कि इस फिल्म में दिखाया जाने वाला जो प्यार का कॉन्सेप्ट है वो 2 मिनट इंस्टेंट नूडल नहीं है। इस फिल्म में दिखाया गया प्यार का कॉन्सेप्ट एक स्लो कुक्ड बिरयानी है जो अपना टाइम लेती है ब्लॉसम होने के लिए। इस फिल्म में जब आप प्यार होता देखेंगे और उस प्यार में जो ठहराव है और जिस पेस पे इम्तियाज अली ने उस प्यार को ट्रीट किया है, उसको ब्लॉसम होता हुआ आगे बढ़ता हुआ जब आप देखेंगे, इट्स ओनली द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म जब ये आपको आगे हिट करेगा, एंड देन यू वुड रियलाइज कि मैंने इसको बिरयानी क्यों बोला। शायर की जुबानी अच्छी लगती है। इस फिल्म की कहानी की डेप्थ आपको इंस्टेंटली समझ नहीं आएगी। इट वुड डेफिनेटली टेक यू अ कपल ऑफ आवर्स टू रियलाइज, टू एनालाइज कि इन्होंने दिखाया क्या, ये प्यार कैसा था, क्या मतलब था इस प्यार में प्रॉमिस का। फिल्म का पहला हाफ पूरे का पूरा बिल्डअप है। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि आपको फर्स्ट हाफ में कुछ बहुत ही एंटाइसिंग देखने को मिलेगा, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, या कुछ बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। पहले हाफ में बहुत ही सरल और सीधी सी फ्रेम कहानी है जिसकी नरेशन भी बहुत ही सीधे तरीके से करी गई है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में प्यार सेट है, एक सिख लड़का है जिसको प्यार हो गया है एक मुस्लिम लड़की से, ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। सांसें तेज है, हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा था। फिर कहानी में एंगल आ जाता है बंटवारे का, यानी कि पार्टीशन ऑफ 1947 का, जब इंडिया और पाकिस्तान बने थे, और इसी के बीच इनकी प्रेम कहानी का होता क्या है ये फिल्म आपको वही नरेट करती है। फिल्म के पहले हाफ में जब आप इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में प्यार होता देखेंगे, उस प्यार को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, देन यू वुड एंड अप रियलाइजिंग अ कपल ऑफ थिंग्स। पहली चीज तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल के टाइम पे प्यार कितना फास्ट ट्रैक हो चुका है, कितना एक करेंसी लाइक चीज बन गया है, कितने नेगोशिएशन से भरा हुआ है। द रोमांटिसाइजेशन ऑफ स्लो कुक्ड लव जो धीरे धीरे अपना टाइम लेके आगे बढ़ता है स्क्रीन प्ले में, हैज बीन डन ब्रिलियंटली। और दूसरी चीज जो आप रियलाइज करेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और वो ये है कि ये कहानी लिख के आजकल के टाइम पर इम्तियाज अली ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और वो क्यों? वो इन दो चीजों की वजह से। पहली बात तो ये कि ये कहानी जिस तरह का प्यार दिखाती है और जिस तरह का प्यार आजकल की जनरेशन में होता है, दोनों पोल्स अपार्ट हैं। और इसी के चलते होगा क्या, एक बहुत मेजर चंक ऑफ दिस जनरेशन जो जाके बॉक्स ऑफिस पे टिकट खरीद सकती थी इस फिल्म की, वो टिकट खरीदेगी नहीं, बिकॉज दे डू नॉट रिलेट टू द लव शोन। और दूसरा रीजन ये, इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो प्यार दिखाया है, प्यार की जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी यूज करके पिक्चराइजेशन है, जो उसकी डिलीवरी है, वो बेहतरीन तो है, लेकिन उसकी पेसिंग एक बहुत मेजर चंक ऑफ ऑडियंस को बहुत ही धीरे लगेगी। द नरेशन, द पेसिंग एंड द फ्लो ऑफ द स्टोरी टेलिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिल्म हैज बीन डन लाइक दैट ऑफ एन आर्ट फिल्म। और ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई लाइक्ड इट, लेकिन एक बहुत मेजर चंक ऑफ ऑडियंस है जो यहाँ पे एक इशू फेस करेंगे कि पहला हाफ स्लो था। फिर दादाजी
डेथ बेड पे, पता नहीं बार-बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोदा जाना है। और आप सबको पता है कि सरगोदा तो है बॉर्डर के उस साइड। अगर मैं इस फिल्म का फर्स्ट हाफ कंपेयर करूं चमकीला के फर्स्ट हाफ से, तो वो चमकीला का फर्स्ट हाफ मुझे ज्यादा बेटर पेस लगा। लेकिन अब यहां पर बात आती है, और मेरी एक बात मान, पावर थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म, और आपको सेकंड हाफ में एंटर करते ही एंड बाय द टाइम यू रीच द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि पहला हाफ इतना स्लो पेस, इतना स्लो कुक्ड क्यों था। द ग्रेविटी ऑफ द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्लो पेसिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिल्म। अगर लड़के के द्वारा करा गया ये प्रॉमिस कि मैं वापस आऊंगा, चाहे हमारे देशों का बंटवारा क्यों ना हो जाए, मैं वापस आऊंगा, अगर वो इतना वेटेज वाला दिखाना है तो उस हिसाब से उसी वेटेज वाला प्यार भी दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में दिखाया गया प्यार मेरे हिसाब से धीरे नहीं है। वहां पे चैलेंज क्या है कि हमारे जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत छोटे हो गए। ऊपर से आजकल रोमांटिक फिल्मों का एक टेम्पलेट सा बन गया है कि बड़ा ही फास्ट पेस रखो हर चीज को, और वो कंज्यूम करते करते ना हमारे को सबकॉन्शियसली लगने लगा है कि यार रोमांटिक फिल्म ना थोड़ी तेज होनी चाहिए, और मैं वापस आऊंगा इसकी कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्शन। थोड़ा सा सब्र रख के ये सोचे बिना बार बार कि पहला हाफ बोरिंग था, धीरे था, अगर आप ये बिना सोचे फिल्म का पहला हाफ देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा तसल्ली बख्श तरीके से। द सिनेमेटोग्राफी, द लोकेशंस, द कलर पैलेट्स, एवरीथिंग एनहांसेस द लव स्टोरी इन द फर्स्ट हाफ। एक चीज और देखेंगे इस फिल्म के रोमांस में, आप आजकल पुष्पा और पेट्टी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में हरासमेंट को रोमांस बता के जस्टिफाई करती है। इन फिल्मों में औरत के कंसेंट की क्या वैल्यू होती है एक लविंग रिलेशनशिप में, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं वापस आऊंगा में आप एक जगह नहीं मल्टीपल जगह देखेंगे कि कैसे शर्वरी का जो कैरेक्टर है और वेदांग का जो कैरेक्टर है ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे फंक्शन करता है। कंसेंट लेता है लड़का लड़की का ऑलमोस्ट हर जगह। एक जगह उसे गलती से कुछ हो जाता है लेकिन ही इज लाइक कि मैं ऐसा नहीं करूंगा दोबारा, आई वुड आस्क फॉर योर कंसेंट एंड दिस very refreshing to watch। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक हेल्दी और लविंग रिलेशनशिप आजकल कितनी रोमांटिक फिल्मों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो प्यार है शर्वरी और वेदांग रायना के कैरेक्टर्स के बीच में वो फुल ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स है। नसीर साहब और यंग नसीरुद्दीन शाह जो वेदांग रायना ने प्ले किया है, इसके बीच में फिल्म टॉगल करती है और क्या जबरदस्त तरीके से एडिटिंग है। नसीरुद्दीन शाह कैरेक्टर सफर्स फ्रॉम सिवियर डिमेंशिया, वो सब कुछ भूल गए हैं, सिर्फ उसको उस लड़की की दिमाग में ही फोटो याद है, उनके पास कोई फोटो नहीं थी। आजादी के बाद सब तितर बितर हो गया, सिर्फ एक याद उनके दिमाग में रह गई जो वो आज अपने परिवार को नहीं पहचान पाते, वो सिर्फ उस लड़की की सबकॉन्शियस में फोटो लेके चलते हैं। द वे दिस मैन हैज परफॉर्म्ड इन दिस फिल्म मेक्स हिम द टॉप चॉइस फॉर अ नेशनल अवार्ड। कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में, वो बता भी रहे हैं हमें लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही। He skinned deep into this character throughout the film. Lovely. अब कुछ गधों को इस फिल्म में पाकिस्तान प्रेम भी दिखेगा। पाकिस्तान प्रेम की बात आ कहां से गई इस फिल्म के नैरेटिव में, ये बात मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि बात तो बंटवारे की हो रही है। फिल्म में प्रिसाइजली उस टाइम की बात हो रही है जब मुसलमानों में और हिंदू और सिखों में एक ऐसा इंटेंशनल डिवाइड कर दिया गया था जिसकी वजह से जो आज बैड ब्लड है इन कम्युनिटीज के बीच में, उसकी शुरुआत हुई प्रीडोमिनेंटली। कहानी आपको दिखाई जा रही है डिमेंशिया वाले दिमाग के पर्सपेक्टिव से। उस दिमाग में प्री इंडिपेंडेंस का इंडिया एग्जिस्ट करता है, आफ्टर पार्टीशन वाला इंडिया अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें पाकिस्तान प्रेम आ कहां से गया। बहरहाल फिल्म का सेकंड हाफ आपको तिल मिला के रख देगा। पार्टीशन हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, कम्युनल राइट्स छिड़ चुके हैं, हर चीज तितर बितर हो चुकी है, और फिर एक सीन आता है। एक घर है, उसके अंदर दूसरी कम्युनिटी के लोग घुस जाते हैं, वो मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़कियों का रेप कर रहे हैं। तो उस घर की लड़कियां जो अल्टीमेटली उनके साथ होगा, जो कर सकते हैं, जो लोग गुंडाई उनके घर के अंदर आ गए हैं, उससे बचने के लिए उस घर की जो लड़कियां होती हैं, उस घर की जो सबसे बड़ी औरत होती है, वो उन सबको एक जगह इकट्ठा करती है और अपने हाथ से, अपनी किरपान से उनकी गर्दन रेत देती है। This scene from this film is going to stay with you for a very long time. ये सीन फिल्माया तो गया ही है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जो परफॉर्मर्स हैं इस सीन में, उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से एक्ट आउट इसको करा है, जस्ट डिजास्टर्स। इट्स वेरी हेवी ऑन योर हेड। एक और सीन है जिसको एक्सप्लिसिटली तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक खंजर से एक प्रेग्नेंट औरत के पेट पे दिखाया गया है। वो एक सिंबलिज्म है कि उसके बाद क्या हुआ होगा, लेकिन आप नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे ऐसे सीन्स को। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, यू विल लिटरली सी योरसेल्फ क्राइंग और सॉबिंग एटलीस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सेकंड हाफ। बेसिकली फिल्म का पहला हाफ जितना टिमिड और डोसाइल है, फिल्म का सेकंड हाफ उतना ही रॉ, हार्ड हिटिंग और एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। वेदांग रायना की जो परफॉर्मेंस है फिल्म में, मैंने कहीं जगह सुना कि उसको बहुत अंडरमाइन करा जा रहा है, बट एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में ही हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। वो एक लैंकी सा लड़का है, उसको एक लड़की से प्यार हो गया है, उसको अप्रोच कैसे करे वो ये सोच रहा है, फिर अप्रोच हो गया तो उसको टच कैसे करे, उससे प्यार की बातें कैसे करे, उससे इजहार कैसे करे, ये सब एक टिमिड सा लड़का है। वो कोई बहुत ही आउट लाउड, बहुत आउट गोइंग लड़का नहीं है, एंड ही हैज डन दिस वेरी नाइसली।
Sharvari's character in this film is hands down the soul of this film. Sharvari looks divine in the film. She looks very beautiful. But what's even more impressive is her damn performance. Body language, eye language, जैसे वो convey करती है कि भैया हाँ मेरा भी interest है तेरे में, मैं भी तेरे को पसंद करती हूँ. All of this has been done brilliantly by her. पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा. मगर हमारी शादी हो गई तो अब इस फिल्म का सबसे बड़ा एटलीस्ट विजुअल जो पुल था, जो पोस्टर पुल जिसको बोला जाता है, वो थे दिलजीत दोसांझ. ही इज डेफिनेटली गुड इन द फिल्म बट ही इज नॉट एज इंप्रेसिव एज ही वाज इन चमकीला. और उसका भी एक बहुत ही वैलिड रीजन हो सकता है, और वो ये है दैट हिज कैरेक्टर वाज नॉट द प्राइमरी एक्ट ऑफ द फिल्म. इट वाज नसीरुद्दीन शाह's कैरेक्टर. ये हीरोलेस फिल्म है, वो हीरो नहीं है फिल्म का. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्क्रीन प्ले और नैरेटिव में, फिल्म की स्टोरी टेलिंग में दिलजीत का जो कैरेक्टर है बस वो एक व्हीकल है जो एग्जिस्ट करता है नसीरुद्दीन शाह के यूनिवर्स में और कनेक्ट करता है डॉट्स को. चांद पे मैच है. जेफ बेजोस और एलॉन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे. फिल्म की कहानी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने बनाई और उसको आगे लेके नहीं गए, बीच में ही अबैंडन कर दिया, वो भी मैं आपको बता देता हूं. दिलजीत का कैरेक्टर बाहर रहता होता है, एक ही इंस्टेंस में सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाता है. साथ ही दिलजीत का कैरेक्टर एक एस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमिक होता है जिसके आप एक दो स्टैंड अप एक्ट भी देखेंगे. वो दिखाया जाता है कि वो ही रफ अराउंड द एजेस, इनफैक्ट वेरी रफ अराउंड द एजेस. बहुत बुरा होता है, बहुत ही खराब कॉमेडी वो करता है, लेकिन उसको भी एंगल को ही आगे कहीं लेके जाते नहीं है फिल्म में, बस बना के छोड़ देते हैं. एक और चीज जो मुझे पर्सनली, मेरा ओपिनियन है, मुझे काफी अटपटी लगी, मैं वो भी बताता हूं. नसीर साहब का कैरेक्टर अपनी प्रेमिका को तो याद रखता है, लेकिन एक बार भी वो अपनी पत्नी को, जिसके साथ उन्होंने नियरली 60-65 साल बिताए होंगे फिल्म की कहानी के हिसाब से हिंदुस्तान में, वो उनको याद ही नहीं करता, कहीं पे उसका मेंशन भी नहीं है. बट अगेन दिस कैन ऑल्सो बी ओवरलुक्ड बिकॉज उनको डिमेंशिया दिखाया गया है और ये बहुत ही क्लियरली बताया गया है फिल्म में कि वो सबको, जो उसके करीबी नोन टू थे, उनको भूल चुके हैं. सो आई वुड जस्ट लेट दिस फ्लाई. फिल्म के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा दैट दे विल स्टिक विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट लेकिन वो बहुत सटल है, आपको एक अच्छी वार्म फीलिंग वो देंगे. गाने भी ठीक ठाक है, बुरे नहीं. अच्छा, मुझे इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स था, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ये हो सकता है और ये बहुत ज्यादा गिमिकी बना देंगे, वैसा हुआ नहीं. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इन्होंने जो क्लाइमैक्स है उसको बहुत ही प्रैक्टिकल रखा है एंड आई लव्ड इट. अब ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा नहीं आपको कि क्लाइमैक्स में हुआ क्या, लेकिन जब आप उस क्लाइमैक्स को फील करेंगे ना, तो वो आपको गिमिकी नहीं लगेगा, आपको वो बॉलीवुडिया, टिपिकल बॉलीवुड या क्लाइमैक्स नहीं लगे. तो क्या मैं वापस आऊंगा एक बेहतरीन फिल्म है? तो यस, इसका आंसर है हाँ, एब्सोल्युटली है. क्या ये फिल्म अपने फर्स्ट हाफ के पेसिंग की इशू की वजह से सफर करेगी? यस, एब्सोल्युटली करेगी. पर्सनली मुझे इससे कोई ग्राइप नहीं. क्या ये फिल्म ओटीटी रिलीज पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है एज कंपेयर्ड टू थिएट्रिकल? यस, एब्सोल्युटली करती. डिबेटेड ऑल यू मस्ट, लेकिन आजकल जनता के दिमाग में एक क्लियर सबकॉन्शियस डिवाइड बन गया है कि क्या उन्होंने देखना है बड़े पर्दे पर और कौन सी चीजें वो ओटीटी पर देखना ही प्रेफर करेंगे. अगर ये फिल्म डायरेक्ट टू ओटीटी आती तो इसको इतनी बॉल्स मिलती, इसका नाम हो जाता विद इन अ वीक. क्या ये फिल्म इम्तियाज अली का मॉडर्न डे मास्टरपीस है? एब्सोल्युटली नॉट. इट इज नॉट हिज मास्टरपीस. ही हैज डन मच बेटर वर्क, बट इट्स अ ग्रेट वॉच नॉनदलेस. और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आपको ये फिल्म थिएटर पे देखने जाना चाहिए? अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बिल्कुल जाइए. अगर आपको लगता है कि एक ऐसी फिल्म, एक अच्छी लव स्टोरी मेरे को बड़े पर्दे पर देखनी है, वो इमोशंस मुझे बड़े पर्दे पर फील करने हैं, तो बिल्कुल जाइए. लेकिन इस फिल्म की ओटीटी रिलीज के लिए भी रुका जा सकता है. ऐसा कोई विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है जो एक बहुत बड़ी स्क्रीन ही डिजर्व करता है देखने के. और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इम्तियाज अली ने ये कहानी बना तो दी, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मार ली हो, वही बॉक्स ऑफिस पे प्रूव हुआ. अभी जो टाइम चल रहा है ना, वो बहुत ही ट्रिकी टाइम है सिनेमा के लिए इंडिया. प्रोड्यूसर्स कंफ्यूज्ड हैं, एक्टर्स कंफ्यूज्ड हैं, डायरेक्टर्स कंफ्यूज्ड हैं. इनफैक्ट पूरी की पूरी फिल्म फर्टर्निटी ही कंफ्यूज्ड है. किसी को समझ नहीं आ रहा हम बनाए क्या, चलेगा क्या. हॉन्टेड 3D जैसी चप्पल छाप फिल्म ने पहले वीक में मैं वापस आऊंगा से कितना ज्यादा पैसा बनाया? 3 गुना ज्यादा. अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ रुपए का बजट है मैं वापस आऊंगा का, और पहले वीक में 3 से 4 करोड़ की मात्र कलेक्शन थी इस फिल्म की, और हॉन्टेड 3D की लगभग 8 से 12 करोड़ के बीच. अब अगर ये शेमफुल नहीं है तो क्या है? थैंक गॉड इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अब पिकअप कर रहा है, इसको ज्यादा शोज मिल रहे हैं और नियर अबाउट 25 करोड़ ये कमा लेगी बाय द एंड ऑफ दिस वीक. पर वर्ड ऑफ माउथ चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, क्या ये फिल्म लॉन्ग रन में अपने जितने भी हफ्ते इसके बाकी हैं थिएटर्स में, उन हफ्तों में क्या ये कवर कर पाएगी अपने बजट को? मुझे नहीं लगता. आई होप सो ये करे. आई वेरी डियरली होप सो दैट इट डज मेक इट्स बजट एटलीस्ट. अब बात करते हैं वेब शो मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी. India is ready for Titan. आपको याद होगा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही राख देखा था और उसका आपको ये रिव्यू भी दिया था. राख ऐसा वेब शो अभी भी मेरे सबकॉन्शियस में है, इतने बढ़िया तरीके से वो बनाया है. और जब मैंने मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी देखना शुरू किया, विद इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स इटसेल्फ आई वाज वेरी वेल कन्विंस्ड दैट दिस इज अ शो दैट वुड बी इंस्टेंटली लाइक्ड बाय द पब्लिक. आपने कितने ऐसे शोज आज तक देखे हैं जिनकी राइटिंग इतनी बेहतरीन हो, जिनका विजुअल ट्रीटमेंट इतना बढ़िया हो और जिनकी डायरेक्शन और एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी आउटस्टैंडिंग हो कि उसको देखते ही आप कन्विंस हो जाओ कि मैं अपना बिजनेस खोलूं. द टोन ऑफ द शो, द वे द शो
शो कैरीज इटसेल्फ टू यू ऑन योर स्क्रीन। जैसे ये शो आपसे बात करता है आप मोटिवेट हो जाओगे कि भैया मैं कल ही कोई धंधा सोचता हूं या मैं इसके बारे में सोच रहा था, आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अगेन। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं, ये है जर्नलिस्ट विनय कामत। इनकी साल 2018 में एक किताब आई थी जिसका नाम था टाइटन, इनसाइड इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर ब्रांड, और ये शो इसी किताब से अडेप्टेड है। सिंस इस शो का नाम बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप समझ ही गए होंगे कि ये क्रॉनिकल करता है अराउंड द राइज एंड फॉल एंड देन राइज अगेन ऑफ टाइटन। इतने साल की मेहनत के बाद ये बनाया आप लोगों ने। टाइटन कंपनी बनी कैसी, कौन इसमें की लोग थे? जे.आर.डी. टाटा ने, जो बहुत लोग समझते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किया, क्या वो बात सही थी या फिर ही प्लेड अ वेरी पेरिफेरल रोल इनटू इट, ये सब आपको बताती है। हम लोगों को बाहर से ये लगता है कि यार इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है तो टाइटन जब शुरू हुई होगी चीजें बहुत आसान होंगी इनके लिए, बट व्हेन द स्टोरी डीप डाइव्स इनटू द स्ट्रगल ऑफ द मेकिंग ऑफ टाइटन यू वुड बी एस्टोनिश्ड कि कितने, टाटा का नाम होने के बावजूद भी कितने ज्यादा हर्डल्स थे इनके पास। जिस टाइम टाइटन आया और जो ये करना चाह रहा था वो इतना ग्राउंड ब्रेकिंग क्यों था इंडियन हॉरोलॉजी के लिए, वो आप समझेंगे ये कहानी देख। Indians don't know to make watch. No talent, only labor. हॉरोलॉजी का मतलब अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है द साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम एंड द आर्ट एंड द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ मेकिंग टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वॉचेस एंड क्लॉक्स। मैं 90s और 2000s में बड़ा हुआ हूं और मेरी तरह जो ये जनरेशन है मेरी वाली, उनको अच्छी तरह पता है द ग्रेविटास, द वेटेज ऑफ टाइटन एज अ ब्रांड। बहुत ही कम ऐसे कंप्लीटली होम ग्रोन इंडियन ब्रांड्स हुए हैं जिन्होंने स्क्रैच से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करी है और उनको बेचा तक है और लोगों तक भी अपने आप ही अपने बलबूते पे ही लेके गए हैं, जिनको पहन के आपको प्राउड फील होगा कि यार ये हमारे देश का ब्रांड है। और इन ब्रांड्स की लिस्ट में टॉप पे नंबर 1 स्पॉट पे मोस्ट आर्ग्यूबली टाइटन होगा। मेरे को आज भी याद है कि साल 2002 में टाइटन एज को मार्केट किया गया था एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्लिमेस्ट वॉच। Watch this line. The slimmest watch in the universe, Titan Edge. टाइटन ने हॉरोलॉजी में, एटलीस्ट इंडियन हॉरोलॉजी में, जो क्वार्ट्स के साथ किया वो पहले किसी ने नहीं किया था। और ये सारी की सारी वॉच मेकिंग की टेक्निकल और मैकेनिकल चीजों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से ब्रेक डाउन, सिंप्लीफाई करके बताया गया है। शो में दिखाई गई एक और चीज आपको बहुत सरप्राइज करेगी, मेरे को भी बहुत एस्टाउंड किया था इस चीज ने, और मेरे को ये बात नहीं पता थी शो देखने से पहले कि भैया इंडिया में फॉरेन घड़ियों की स्मगलिंग हुआ करती थी बिफोर टाइटन, और बड़ी जबरदस्त तरीके से हुआ करती। टाइटन के आने से पहले मार्केट में मैकेनिकल वॉचेज आती थी और इस मार्केट में HMT की इतनी जबरदस्त मोनोपोली थी। मैंने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को खुद देखा है चाबियां भरते हुए। आप लोगों ने भी देखा होगा जो 90s और 2000 में बड़े हुए हैं कि HMT की कितनी जबरदस्त दबदबा था मार्केट में और टाइटन ने उसको चैलेंज कैसे किया। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यहां बोला जाता है कि हम उनका मार्केट शेयर खाने नहीं आए हैं, हम अपनी मार्केट बनाने आए हैं। देश की लक्ष्मी के लिए लैक्मे बना, लेकिन नारायण के लिए क्या? वॉच। यस। What's interesting about this story is the fact कि जो कहानी है और जिस तरह से आपके सामने अनफोल्ड होती है, इसका जो फॉर्मेट है वो कोई नया नहीं है। हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं, वेब शोज देखे हैं जिसमें एक ब्रांड बनाया जा रहा है, एक कंपनी सेटअप हो रही है, तो उसका स्ट्रगल कैसे है, वो बिल्कुल ही जमीन से उठ के कितनी बड़ी कंपनी बन गई, ये हमने देखा है। इट्स एक्चुअली अ कपल ऑफ थिंग्स दैट कम टुगेदर एंड मेक दिस शो अ वेरी गुड वॉच। सबसे पहला है द कन्विक्शन इन द स्क्रीन प्ले। इतनी बड़ी कहानी को, जो हर जगह पे जरूरी नहीं है कि इंटरेस्टिंग होगी, इतनी बड़ी लेगेसी है कंपनी की, तो बहुत सारी जगह बोरिंग भी हो सकती थी कहानी, मैकेनिक्स समझाने के लिए बोरिंग हो सकती थी, लेकिन इन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से चॉपिंग ब्लॉक्स लगाए हैं जगह जगह कि आप कहीं पर भी बोर नहीं होगे थ्रू आउट द 6 एपिसोड्स। टाइटन सिर्फ एक घड़ी नहीं, इस देश की पहचान बन सकती है। 45 से 60 मिनट के बीच के एपिसोड है, लेकिन मजाल है आप एक जगह भी छोड़ दो इस शो को बीच में। एब्सोल्यूट बिंज वर्दी राइटिंग है शो। और दूसरी चीज है द फैंटास्टिकली आउटस्टैंडिंग एक्टिंग ऑफ नॉट 1 और 2 और प्रोबेबली 3 पीपल इन दिस शो। पूरा का पूरा सपोर्टिंग कास्ट, पूरा का पूरा जो कास्ट का इकोसिस्टम है, इट कम्स टुगेदर सो वेल दैट देखते ही बनता है ये शो। तेरे स्कोर आइडिया पे विश्वास करके ना हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा। रहकर किया क्या? जिम साहब एज जर्क्सीज देसाई एंड नसीर साहब एज जे.आर.डी. टाटा, इन दोनों ने क्या काम किया है आपको देख के मजा आ जाएगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट द कास्टिंग ऑफ दिस शो इज कि शो खाली नसीर साहब की परफॉर्मेंस में या फिर जिम साहब की परफॉर्मेंस में, जो इस पूरी कास्ट के सबसे जाने माने नाम है, इनके कंधों पे नहीं टिका हुआ। वैभव तत्वावाड़िया, नमिता दुबे, लक्ष्मी सरन, जॉय सेन गुप्ता, अश्वथ भट्ट, परेश गनात्रा और कावेरी सेठ, सारे इतने मंझे हुए कलाकार हैं कि मजा आ जाता है इनको देखकर। एंड अ वेरी स्पेशल मेंशन टू कावेरी सेठ, अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट दैट, बट शी लुक्स सो एप्ट इन दिस रोल, सो सिंपल। अच्छे उनको सूट्स पहनाए गए हैं। लेट 80s से अर्ली 90s में कैसे कंपनीज में डेकोरम हुआ करता था, कॉर्पोरेट्स में कैसे औरतें वहां ड्रेसअप होकर जाती थी, शी हैज कैरीड हर ड्रेसेस, हर सूट सो वेल, शी लुक्स वेरी प्रिटी एज वेल। अच्छा, एक बड़ी ही कोइंसिडेंटल चीज है, द पोर्ट्रेयल ऑफ अ वुमन इन मैं वापस आऊंगा एंड द पोर्ट्रेयल ऑफ अ वुमन, कावेरी सेठ का जो कैरेक्टर है इन दिस शो, बोथ दीज पोर्ट्रेयल्स कम अक्रॉस एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। बोथ दीज वुमेन इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैव बीन पोर्ट्रेड एज डाउन टू द टी सिंपल एंड वेरी वेरी लाइकेबल इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। कावेरी सेठ का जो कैरेक्टर है शो के अंदर, वो कोई सूडो फेमिनिस्ट नहीं है, वो जहां है शी
शी अर्न्स हर राइट टू बी देयर। आप शो में ये नोटिस करोगे कि कावेरी सेठ का जो कैरेक्टर है वो पेट्रियार्की को बीट करता है, हर कदम पे करता है, आगे भी रहता है उनसे बहुत सारी जगहों पर, लेकिन वो कभी भी ये नारे लगा के नहीं करता। वो अपने काम से दिखाता है, वो दिखाता है कि मेरे में टैलेंट कितना है, और फिर उसको जो उसके आसपास के पीयर्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। कास्टिंग, स्टोरी टेलिंग के साथ जो तीसरी चीज है वो है प्रोडक्शन डिजाइन इस शो का। राइट फ्रॉम द लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी टू द डैम सेट्स, ये शो आपको लिटरली ट्रांसपोर्ट कर देगा लेट 80s से अर्ली 90s। छोटी छोटी चीजों से, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, छोटी छोटी चीजों में अटेंशन टू डिटेल मैटर करती है, और यही चीजें एक साथ छोटी छोटी जुड़ के बहुत बड़ी दिखती हैं स्क्रीन पे, तो ये भी आप यहीं पे ऑब्जर्व करेंगे। 90s में कॉर्पोरेट में जो आदमी तैयार होकर जाते थे वो शर्टें कैसी पहनते थे, पैंटों के फॉल कैसे होते थे, जूते बेल्टें कैसे होती थी, मूछें कैसे होती थी, सनग्लासेस अगर उन्होंने लगा रखे हैं वो कैसे होते थे, और अगर चश्मा उन्होंने लगा रखा है नजर वाला तो वो कैसे होता था। Totally made in India. Until then, I will not wear a watch. अंदर से ऑफिस के प्रेमिस कैसे दिखेंगे, और साथ ही गाड़ियां कैसे होंगी, व्हीकल्स कैसे दिखेंगे, ये छोटी छोटी चीजों पे बहुत ही अच्छी अटेंशन टू डिटेल पे करी गई है, और यही आपको एक विजुअली अपीलिंग बना देता है शो। आपको लगेगा कि भाई ये शो 90s में सेट है। मैं सही बताऊं तो मैंने जो रिसेंटली शो बिंज किया था वो राख था। उसके बाद जब मैंने ये शो शुरू किया, इसको आए हुए दिन हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आया है, काफी आप में से लोगों ने देख भी लिया होगा। ये मेरी लिस्ट पे था, लेकिन आई वॉज नॉट कन्विंस्ड इनफ टू वॉच इट। लेकिन मैंने 1-1.5 एपिसोड जब इसका देखा तो फिर मैंने सारे के सारे एपिसोड बिंज कर। मैं बहुत लंबे अरसे से अपने पॉडकास्ट में भी और बहुत सारी वीडियोस में भी मैंने इस बात पे बात करी है कि OTT ऑलमोस्ट मर चुका है, OTT इज डेड। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, इतनी जबरदस्त तरीके से कंटेंट डंपिंग हो रही है इन प्लेटफॉर्म्स पे कि हर दूसरे दिन 4 नए शो आ जाते हैं। और शायद इसी कंटेंट फ्लडिंग के चक्कर में लोगों में एक डिसीजन मेकिंग फटीग आ गया है कि भैया खाने की प्लेट लेके बैठो, 4 हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, 4 में 8 शोज हैं, इतने सारे शोज को करते करते खाना खत्म हो जाता है और फिर सोने का टाइम हो जाता है रात को। लेकिन देखें क्या, तो मेरे को लगता है इसी कंटेंट फ्लडिंग के बीच ये शो उतना सर नहीं निकाल पाया, उतना शाइन नहीं कर पाया जितना ये डिजर्व करता है। तो अगर आपने ये शो नहीं देखा है, डू गो एंड चेक इट आउट। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ मैं वापस आऊंगा एंड मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी का। दोनों वर्थ वॉचिंग है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको फिल्म थिएटर पे देखने जानी है या OTT पे। मैं कहूंगा अगर आपका बजट है तो एक बार फिर बोल देता हूं, चले जाइए। ये ऐसी फिल्मों को सपोर्ट भी मिलना चाहिए, अच्छा लगेगा अगर ये अपना बजट भी ब्रेक इवन कर लेगी। और साथ ही अगर वीकेंड पे आपके पास और कोई शो बिंज करने के लिए नहीं है, देन डू चेक आउट दिस शो। और यार मुझे एक बात बताओ, ये लेटेंट के बाद आलिया भट्ट का PR बहुत ज्यादा नहीं हो गया कि हाँ उसकी ट्रोलिंग ने उसका चार्म छीन लिया है, वो तो इतनी डाउन टू अर्थ है, ये है वो है। मेरे को पर्सनली वो शो पे बहुत ऑकवर्ड लगी। आपको कैसी लगी? अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहिए पूरी की पूरी चीज पे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। मैं गलत भी हो सकता हूं अगर आपको लगा कि भैया वो बहुत ऑर्गेनिक थी, जो कि मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि वो काफी ऑकवर्ड थी और बहुत जगहों पे काफी ज्यादा प्रिटेंशियस थी। थोड़ी जगहों पे शी केम अक्रॉस एज फ्रेंडली, बट आई स्टिल थिंक शी हैज दैट गार्ड अप। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इफ यू नीड अ वीडियो ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही कास्टिंग काउच वाली वीडियो काफी डिले हो चुकी है, वो भी मैं इसी हफ्ते ड्रॉप कर दूंगा। जाते जाते एक बार और मैं बोलना चाहता हूं, आई लव यू तो बोलूंगा यार, ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाइए, वहां पे जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिए। इस हफ्ते मैं ड्रॉप करूंगा पॉडकास्ट विद द वन एंड ओनली अम्बरीश वर्मा। तब तक के लिए मिलते हैं। मामा मियां लजानिया पप्पी पाया।